नमस्कार दोस्तों, हमने स्टार्ट की है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिवीजन सीरीज़। अभी तक हम H1 एनएमआर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं C13 एनएमआर। C13 एनएमआर का बेसिक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। जैसे C13 एनएमआर की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है हाफ और ये एक एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो 10.7 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। ये लेस सेंसिटिव होता है। ये सब हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ये लेस सेंसिटिव है बिकॉज ऑफ लेस नेचुरल अबंडेंस एंड लेस गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्योंकि ये लेस सेंसिटिव है, दैट्स वाई एनएमआर रिकॉर्डिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। एनएमआर रिकॉर्डिंग टाइम कंपैरेटिवली लार्ज है। किसके कंपैरेटिवली? प्रोटॉन एनएमआर के। ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ सिग्नल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से CH2, CH3, CH2, COO, CH3। आप मुझे पहले बताएंगे H1 के लिए कितने होंगे, देन आप बताएंगे C13 में कितने आएंगे। बताओ H1 के लिए कितने होंगे? कितने टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं H1 के लिए? 1, 2 एंड 3। 3 टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं। ये हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। प्रोटॉन एनएमआर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मुझे कार्बन बताओ, यहाँ पे कहीं पे प्लेनो सिमेट्री है? नहीं है। तो सारे कार्बन क्या है? डिफरेंट। 1, 2 और अब ये भी काउंट होगा 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने हैं? 4। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल इसमें बताइए कितने टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं इसमें? क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है? बिल्कुल, ये है। और क्या है? और प्लेनो सिमेट्री दिख रही है? यस, ये है। तो यहाँ पे कितने सिग्नल हुए? 1, 2 एंड 3। तो 3 टाइप ऑफ सिग्नल्स। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन और, ये बताओ, इसमें मुझे प्रोटॉन भी बताएंगे आप, कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं, और कार्बन भी बताएंगे। CH, Br, CH2, CH2, CH, CH3 एंड CH3। बताइए इसमें, पहले मुझे H1 बताइए इसमें कितने हैं, एंड देन C13 बताओ। कायल सेंटर है? यस, इट इज़ कायल सेंटर। 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो कितने टाइप के प्रोटॉन्स हुए? 1, 2, 3 एंड 4। दोनों प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। सेम यहाँ होगा 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9। तो कितने H1 है? कितने टाइप ऑफ सिग्नल है यहाँ पे प्रोटॉन में? 9। अब मैं बात करूँ C13 की। C13 के लिए बताइए कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 एंड 7। C13 के लिए कितने हैं? 7। क्लियर है? ओके। Now we will talk about chemical shift.
यहाँ भी केमिकल शिफ्ट किस में कैलकुलेट होता है, ppm में। ये चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ppm में क्यों मेज़र करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ गो एंड चेक पार्ट 2। केमिकल शिफ्ट जो रेंज होती है C13 में वो आती है 0 to 220 ppm। अच्छा, H1 में आती है 0 to 12 ppm। दोनों में रेफरेंस तो हम TMS ही यूज़ कर रहे हैं, दोनों में हम रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, TMS। तो फिर इनके केमिकल शिफ्ट में इतना डिफरेंस कैसे आया। जो केमिकल शिफ्ट C13 का है वो क्या है, वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन NMR। इसके पीछे पर्टिकुलर 2 रीजंस हैं। फर्स्ट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बिकॉज जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो कार्बन का 1/4 है ऑफ प्रोटॉन NMR। बिकॉज C13 का क्या था 10.7 समथिंग और इसका था 42.5 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। ये भी क्या था, मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। तो ये इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसके कंपेयर में क्या है, 1/4। एक तो ये रीज़न है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। देन आता है सेकंड रीज़न, जो कार्बन न्यूक्लियाई है इसके पास 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैज़ 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा कितने हैं, 5। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा आती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इनकी रेंज, जो हमारे काम की चीज़ है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जैसे हमने प्रोटॉन के लिए देखा था सेम है। कार्बन जो कि sp3 कार्बन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है, तो रेंज क्या आएगी 10 to 40 ppm। sp3 कार्बन, बट अब क्या है इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो रेंज क्या होगी 40 to 100 ppm। अगर कार्बन sp2 है तो रेंज हो जाएगी 100 to 150। जनरली एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग जो आती है इस कार्बन की रेंज आपको 115 to 120 की रेंज में दिखती है। अगर आपको कहीं ये रेंज दिखे दैट मीन बेंजीन प्रेजेंट है। कार्बोनियल की रेंज होती है 150 to 220। जनरली कीटोन 200 तक देता है, हाईएस्ट कीटोन की ही मिलेगी आपको जनरली। एल्काइन वाले कार्बन में ये रेंज होती है 60 to 90, लेस देन 100। क्लियर है, ये केमिकल शिफ्ट हो गया। अब बात आती है कपल कैसे करता है C13। क्या ये प्रोटॉन के जैसे कपल करेगा, जैसे प्रोटॉन अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ कपल कर रहा था, क्या सेम होगा C13 में भी। C13 कपलिंग, फर्स्ट पॉइंट, ये सिर्फ 1 बॉन्ड कपलिंग शो करता है, शो ओनली 1 बॉन्ड कपलिंग। जैसे आपने प्रोटॉन NMR में देखा था J1, J2, J3, इसमें इतनी सारी कपलिंग नहीं होती, ये सिर्फ J1 कपलिंग शो करता है। अगर आप सोचो कि ये C13 कपलिंग शो करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी
नॉट पॉसिबल। रीजन, लेस नेचुरल अबंडेंस, लेस नेचुरल अबंडेंस। कपलिंग कैसे शो करेगा? अगर सिंपल कार्बन है तो ये क्या शो करेगा? सिंगलेट। अगर कार्बन के साथ एक H अटैच है, प्रोटोन अटैच है, तो ये क्या शो करेगा? डबलेट। ये किसके साथ कपल कर रहा है? इसके साथ अटैच प्रोटोन के साथ। अगर इसके साथ 2 प्रोटोन लगे हैं तो ये शो करेगा ट्रिपलेट, और अगर 3 प्रोटोन लगे हैं तो इट विल शो क्वार्टेट। राइट। जो ये J1CH कपलिंग है, इसकी जो रेंज है दैट इज 50 to 250 हर्ट्ज। इस रेंज की वजह से जो C13 NMR है वो क्या हो जाता है? मिक्स। और जो स्पेक्ट्रा है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्पेक्ट्रा को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काइंड ऑफ ऐसे। तो आप इसको कैसे समझेंगे? तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है? इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल इरेडिएशन टेक्निक। डबल इरेडिएशन टेक्निक यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा? इसमें हम क्या करते हैं? प्रोटोन को डीकपल कर देते हैं। प्रोटोन को डीकपल कर देंगे। प्रोटोन डीकपल दैट मीन क्या करेगा? ये एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेट स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, और जिसकी वजह से हमें जो C13 मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एक सिंप्लीफाइड C13 NMR हमें मिलेगा। सिंप्लीफाइड C13 NMR ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर है? और इस सिंप्लीफाइड C13 NMR को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोन डीकपल्ड और ब्रॉड बैंड C13 NMR। अच्छा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अटैच्ड टू कार्बन, तो कैसे पता चलेगा? कार्बन के साथ जो प्रोटॉन्स अटैच है, अगर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा डेप्थ से। DEPT दैट इज डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन लेस enhancement of polarization transfer। इसमें क्या होता है? डिफरेंट पल्सेस पे हम सैंपल को रन करते हैं। लाइक जैसे 45 डिग्री पल्स पे रन करोगे तो इसमें जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन हैं, ऑल प्रोटोनेटेड कार्बन वो पॉजिटिव सिग्नल देंगे। जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन होंगे उन सब का कैसा आएगा? पॉजिटिव सिग्नल। अगर इसको 90 डिग्री पल्स पे करोगे रन तो सिर्फ जो CH कार्बन है वो पॉजिटिव सिग्नल देंगे। ऐसे ही 135 डिग्री पल्स पे रन करेंगे। ये इतना अपने काम का नहीं है तो इसको इतना डिटेल में नहीं जाते हम। यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आते। एक क्वेश्चन शायद 2016 में आया था तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई गेस C13 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। राइट, अब हम करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ़ सिग्नल्स बताने हैं। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ़ सिग्नल्स ऑब्जर्व इन प्रोटोन
decoupled C13 NMR। क्वेश्चन है यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ मिथाइल लगा है, और ये है, ये है। अब बताओ क्या आएगा ऑप्शन? 5, 6, C is 10 एंड D is 30। बताओ इसमें कितने टाइप के सिग्नल्स शो करेगा C13 NMR? क्या लग रहा है आपको? इसमें C2 एक्सिस है, बिल्कुल है, C2 एक्सिस है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये इसके बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि आप इसको ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन है, ये देखो, ये इसको प्लेन कंसीडर करो, ये सेम है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने सिग्नल शो करेगा ये? 5। क्लियर है? इसको कन्फ्यूज़न में मत आ जाना, कंफ्यूज मत कर लेना कि यहाँ पे मिथाइल अबोव दी प्लेन है, ये बिलो दी प्लेन है, इसमें से C2 एक्सिस पास हो रही है, ये इजीली ऐसा बन जाएगा। अगर एक प्लेन से थोड़ा ऊपर उठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन ही है, ठीक है। तो इसके प्रोटॉन नहीं, सॉरी, इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है, इक्विवेलेंट कार्बन है। तो ये कितने सिग्नल शो करेगा? 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें? चलो हाँ, ये कर लेते हैं। इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व होंगे इन द प्रोटॉन decoupled C13 NMR। ये इसके ऊपर आ गया। हाँ भाई बताओ, दिख रहा होगा ये स्क्रीन अच्छे से। अब बताइए, ये नेट का ही क्वेश्चन है, कितने टाइप के दिख रहे हैं इसमें? अब अगर इसमें देखने लग जाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की सोचो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन इसको ऐसे देखो, पहले अंदर की तरफ देखो क्या दे रखी है, 5 मेंबर रिंग। मैं इसके पेन को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ये 5 मेंबर रिंग दिख रही है आपको, ये सेम है, डबल बॉन्ड लगा है इसके बाहर भी, इसके बाहर भी डबल बॉन्ड लगा है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। यानी कि जो 5 मेंबर रिंग है वो एक सिग्नल देगी सेम। तो एक सिग्नल तो आ गया 5 मेंबर रिंग से। ये देख लो ना, ये बिल्कुल सेम है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ बिल्कुल सेम है, और चारों तरफ क्या है इसके 6 मेंबर रिंग लगी है। तो ये तो सेम है 5 मेंबर रिंग। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक सिग्नल तो यहाँ से है। अब मैं ये हटा देती हूँ वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे 2 टाइप के कार्बन दिख रहे हैं। देखा जाए तो ये एक तो ये है टर्शरी, 1 2 1 2 3, सेम 1 2 3, यहाँ भी ऐसे ही है 1 2 3, यहाँ भी ऐसे ही है, और यहाँ भी ऐसे ही है। तो एक टाइप का ये हो गया। अब और देखो, एक कलर ये यूज़ कर लेते हैं। और कौन सा है? अब ये भी तो है 1, ये सेम ही तो है सारे। कंफ्यूजन है किसी को? ये देखो, ये सारे के सारे
ये ऐसे टर्शरी वाले के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी टर्शरी वाले के साथ जुड़ा है, ये भी टर्शरी वाले के साथ जुड़ा है, ये भी टर्शरी वाले के साथ, ये भी टर्शरी वाले के साथ, ऐसे देखो तो ये सारे सेम हैं। एक सिग्नल ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 3। आई होप समझ आया होगा। अगर इसमें प्लेन लगाने चलते ना तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, आप ऐसे लगाते, यहाँ से देखते, फिर यहाँ से देखते, फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कितने सिग्नल होंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको देखो कितना सिमेट्रिकल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, अपने ये काम का है नहीं, तो इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कंप्लीट उसमें ही जाएगा। अभी हम एक बार C13 के ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने टाइम सेव रखने के लिए लिख के देखे थे, मैंने क्वेश्चंस किए थे। हाँ ये रहा। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? सिग्नल्स बताने हैं। स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है H1 एंड C13 NMR कितने सिग्नल आएंगे। पहले H1 के लिए बताओ, H1 के लिए कितने आएंगे। यहाँ भी देखो भाई, अगर प्लेन दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना ये देखो सेम आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं वैसे देख लिया करो। एक प्रोटॉन ऊपर है और एक प्रोटॉन नीचे, यानी एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। सेम यहाँ पे है, एक एक्सो होगा और एक एंडो होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई प्रोटॉन है? 1 2 3 4, यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, अब ये देखो अगर प्लेन जाए ना तो ऐसा जाएगा, इसको काटेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये कट कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बाकी सारा सिमिलर है। तो कितने टाइप के हुए यहाँ पे देखो, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। हाँ, और थोड़ा सा इसका साइज़ भी चेंज बढ़ा लेते हैं। कितने टाइप के हुए भाई? 1 2, क्योंकि एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, और एक यहाँ भी तो है ऐसे ही, यहाँ पे भी है, और ये सेम होगा, ये सेम होगा, जैसा ये वैसा ही ये। तो 3 एंड 4। उसके बाद कहाँ पे है? एक ये होगा 5, और एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा 6। तो H1 के कितने आए? 6। अब C13 के बताओ, C13 के कितने होंगे? C13 को इससे बताते हैं। ये क्लियर है ना H1 के कैसे आए हैं? एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल, डिफरेंट टाइप का हो गया। फिर यहाँ पे प्लेन है, तो जैसे यहाँ पे है सेम यहाँ पे है, यहाँ भी 2 टाइप के हैं और ये सेम है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 हैं, एक्सो एंडो, तो टोटल कितने हो गए आपके? 6। अब C13 बताओ। C13 में एक, उसके बाद ये कार्बन 2, ये 2 ही है, सेकंड ही है, सेम है, ये इसको चमक रहा है। देन 3, ये भी क्या है? 3। फिर ये क्या है? 4, ये भी क्या है? 4, और उसके बाद एक और कार्बन यहाँ पे 5। तो C13 में कितने आएंगे? 5। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये समझ आया, अच्छा चलो ये क्वेश्चन और बताओ। इसको अलग कैसे करूँ? हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं। इधर आ जा भाई तू। इसमें मेरे को बताओ कितने टाइप के आपको सिग्नल दिख रहे हैं। H1 सिग्नल बता दो, इसमें कितने टाइप के दिख रहे हैं? H1 बताओ। इसमें कहीं पे आपको प्लेनो सिमेट्री नज़र आ रही है? कहीं पे प्लेनो सिमेट्री नज़र आ रही है? अगर आप बोलो कि यहाँ पे प्लेन लगा दो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H को क्या चमकेगा? मिथाइल। तो प्लेनो सिमेट्री तो इसमें नहीं है, प्लेनो सिमेट्री तो इसमें नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें C2 एक्सिस है। अगर C2 एक्सिस होगी तो वो कैसे होते हैं? होमोटॉपिक। और होमोटॉपिक कैसे होते हैं? वो इक्विवेलेंट सिग्नल शो करते हैं, वो इक्विवेलेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप के हुए? ये 1, क्योंकि इसमें C2 है तो ये भी क्या होगा? ये सेम होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही, C2 समझ नहीं आ रही, छोड़ दो। एक चीज़ देखो, ये H ऊपर की तरफ है और ये वाला H नीचे की तरफ है।
ये H ऊपर, ये CH3 ऊपर, और नीचे, नीचे वालों को अलग कलर से दिखाती हूँ मैं, ये नीचे है, ये भी नीचे और ये भी नीचे। अब देखो इस वाले H को ऊपर क्या मिल रहा है, H, और क्या मिल रहा है, CH3, ठीक है, इन्वायरमेंट में ये है। नीचे वाले को भी क्या मिल रहा है, नीचे H भी मिल रहा है और नीचे CH3 भी मिल रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो ये सिमिलर हो गए। ऐसे इन्वायरमेंट चेक कर लिया करो। तो ये दोनों कैसे हैं, ये सेम है। एक तो ये हो गया। सेकंड देखो, अब ये जिस कार्बन से लगा था उसके ऊपर, ये क्या हो गया, हाँ, अब ये जिस कार्बन के साथ लगा था, क्या हो रहा है, ये दोनों पे हाइड्रोजन लगी थी, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इस पे, एक पे H लगा है, एक पे CH3 लगा है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही लगा है, तो ये इससे तो अलग है, इस वाले से कार्बन से तो ये अलग हो गया इनका एनवायरनमेंट, तो ये डेफिनेटली सेकंड टाइप का होगा। समझ आ रही है बात। यहाँ पे जो कार्बन था उसके ऊपर 2 H लगे थे, इस वाले कार्बन के ऊपर एक H है और एक CH3 है, तो ये इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो ये सेकेंड टाइप का है। सेम चीज़ यहाँ पे है, तो ये भी सेम सेकंड है। उसके बाद मिथाइल वाले का अलग होगा, तो ये अलग सिग्नल शो करेंगे 3, तो टोटल H1 के कितने आएंगे, 3, ठीक है। C2 एक्सिस है, C2 लगाओगे तो ये मिथाइल इसके साथ पलट जाएगा, ये H इसके साथ पलट जाएगा और ये वाले H आपस में पलट जाएंगे, ऐसे है ये। तो टोटल कितने सिग्नल हैं, 3, एक तो ये, सेकंड ये, एंड थर्ड आपका CH3। क्लियर है, ओके। ज़्यादा ही जोर लगा दिया मैंने, पता नहीं समझ आ भी रहा है या नहीं तुम लोगों को। चलो इसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अरेंज करनी है C13 NMR की। सेम है बिल्कुल जैसे हमने प्रोटॉन के लिए करा था, वही शील्डिंग डी शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब मुझे ये बताओ केमिकल शिफ्ट ज़्यादा किसका होगा, किसका होगा ज़्यादा, 2 का, 3 का, 4 का। पहले ये बताओ ये नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करने वाला है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ पे होगी, सेकंड पोजीशन पे कम होगी और फोर्थ पोजीशन पे कम होगी। थर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही ऑर्थो पैरा वाला, याद रखना माइंड में, ठीक है। ये मेटा पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अगर देखोगे तो 3 की सबसे कम, और क्योंकि 2 पे वही ऑर्थो पोजीशन 2 है तो ऐसे ही 2 सबसे आगे आ जाएगा, फिर आएगा 4। इसी क्वेश्चन को वैल्यू देके बता देंगे कि 150, 125, 115 ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी आने वाली है, 2 की, फिर आएगी 4 की और फिर आएगी 3 की। क्लियर है, ओके। चलो ये क्लियर है, ये हमने कर लिया। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चंस। पहले कौन सा क्वेश्चन करें, पहले हम कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं पहले। इसको नीचे लेके चलते हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या कह रहा है ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका H1 NMR स्पेक्ट्रा दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड होगा। देखो यहाँ पे पहली चीज़ ये देखो कि J की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। J की वैल्यू कितनी है, 16। 16 कब आती थी, जब ट्रांस कपलिंग होती थी, याद है ना। सिस के लिए कितनी आती थी, सिस के लिए आती थी 10 to 12 हर्ट्ज़, और ट्रांस के लिए कितनी आती थी, 16 to 18 हर्ट्ज़। तो यानी कि पहली चीज़ तो यहाँ पे कैसे होने चाहिए, ट्रांस। तो सिस वाले ऑप्शन तो कट, ए या बी में से, ए या सी में से आपका आंसर होने वाला है ट्रांस।
अब एक और चीज़ देख लो, कुछ नहीं करना, एक ये देखो 4.1 पे 2 हाइड्रोजन की क्या रखी है, क्वार्टेट 4.1 पे। और मैंने याद करवाया था ना डाटा, अगर OCH2 हो तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है, 4 से 4.5 ppm के बीच में आती है। और ये क्वार्टेट कब आएगी, जब इसके साथ कुछ ऐसा लगा हो, OCH2 CH3, राइट, क्योंकि इन 3 प्रोटॉन की वजह से इसकी क्या आएगी, क्वार्टेट। अब देखो ऐसा आपको इन दोनों में से कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ पे इसकी कैसे क्वार्टेट लेके आओगे, तो ये ऑप्शन भी गया, आ गया आंसर ए, ये रहा CH2 और ये है CH3। क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ इसको, इसको हटा देते हैं एंड डिलीट। एक और क्वेश्चन करते हैं। बताओ, हमने दोनों डाटा स्टडी कर लिए हैं, H1 भी कर लिया है और हमने C13 भी कर लिया है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये पहले ये देखो कितनी पीक शो कर रहा है, ये 7.2 7.7, दैट मीन रिंग है और रिंग हर ऑप्शन में नज़र आ रही है। 8 हर्ट्ज़ ऑर्थो कपलिंग है और ये सारा डाटा भी क्या बता रहा है, सिर्फ एक इस डाटा से पता चल रहा है 190 से कि कुछ कार्बोनियल ग्रुप है, ठीक है। बाकी ये सारा किसके लिए है, ये सारा बेंजीन वाला है और ये CH3, वो तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। तो कितने सिग्नल दे रहा है, रिंग में तो ये 2 दे रहा है, तो पहले यही देखो 2 सिग्नल कहाँ पे आ रहे हैं आपको। ऑप्शन 1 देखो, ये प्लेन लगा दिया मैंने, राइट, उसके बाद तो कहीं और प्लेन तो है नहीं, ऐसा तो कुछ प्लेन होगा नहीं ये वाला, तो इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 और 4, और ये डाटा तो 2 के लिए दिखा रहा है, 4 रिंग के सिग्नल तो ये नहीं शो कर रहा, ऑप्शन कट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी प्लेन ये वाला है, ये वाला प्लेन है, ये वाला तो नहीं है, तो यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे तो 5 आ जाएंगे भाई, 1 2 3 4 कितने आए, हाँ, और एक ये 5, तो ये ऑप्शन भी गया। ये वाला देखो, इसमें ये वाला प्लेन तो है लेकिन ये वाला तो नहीं है, वर्टिकल वाला तो इसमें ये वाला नहीं है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, तो ये भी गया, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, आ गया आंसर आपका। सिर्फ जिसने ये देख लिया ना कि ये कितने शो किया है, वैल्यू भी याद होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि जिसको सिर्फ ये पता है, जिसको टाइप ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करने आते हैं, वो इजीली 4 मार्क्स लेके चला जाएगा, इतने ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे बढ़ो रे भैया, इसको करते हैं डिलीट, आगे आ जाओ। ये ज़्यादा ही जूम हो गया, चलो बताओ। ओके, कंपाउंड दैट एग्जिट दिस, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ देखो, क्या देखूँ मैं यहाँ पे, मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये वाला, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है हर जगह, ये इतना ज़्यादा कैसे चला गया, कम करो इसको, हाँ, हर जगह ये कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये कहाँ पे आनी चाहिए, 4 to 4.5 इसके लिए दिया है, 4.6, लेकिन ये क्या दी है, डबलेट दी है 2 हाइड्रोजन की डबलेट। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन काट दो। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, लेकिन इसकी तो ट्रिपलेट आएगी, इसकी वजह से ऑप्शन गया। इसकी भी क्या आएगी, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 इसकी भी ट्रिपलेट आएगी, ये भी गया। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कैसे होगा, सिर्फ एक छोटे से डाटा से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अभी तक
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस ना किया हो और क्वेश्चन आ गया हो। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। आगे चलो, इसे करो डिलीट। आगे आगे ख़त्म हो गया क्या? ख़त्म तो नहीं होना चाहिए था अभी। क्वेश्चंस कहाँ चले गए? ये अच्छा, मैंने ज़्यादा ही जूम कर रखी थी स्क्रीन, उसकी वजह से क्वेश्चन मुझे ही नहीं नज़र आ रहे थे। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो इसको करते हैं। ये पार्ट 1 से आया है। ये दिखने में बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन लग रहा है, कैसे होएगा देखो इसको, और ये बहुत सिंपल है। ये शायद 23 का है, देख लेना कौन से उसमें आया है ये 23 में, पर ये 23 का है, मुझे इतना पता है। एक मॉलिक्यूल शो कर रहा है 2 एब्जॉर्प्शन इतने पे, C13 NMR मैग्नेटिक फील्ड दे दी, ओके। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है आपको ppm में। हमें पता है ppm में कैसे निकालते हैं, बार बार करते आ रहे हैं, हर्ट्ज़ बाय मेगा हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ वाली तो दे दी वैल्यू, मेगा हर्ट्ज़ नहीं दी है। अब क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड दी है इसने, B0 दी है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू दे दी, लेकिन ये यूनिट तो ऐसी दे दी। इससे कोई लेना देना दिया है अपने को। फर्स्ट पार्ट में जो किया था वो याद है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू B0, और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या था, 10.7 मेगा हर्ट्ज़ पर टेस्ला इंटू B0 कितनी थी भाई, 3 टेस्ला। टेस्ला से टेस्ला गया, मेगा हर्ट्ज़ में आ रही है ना वैल्यू, हमें तो मेगा हर्ट्ज़ ही तो चाहिए था यहाँ पे। इस 10.7 को मैं 10 ही मान लूँ तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 30 कर दिया मैंने। अब इसको कन्वर्ट करो, पहले 896 वाले को कर लो। 896 को मैं 7 मान लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन। 30 कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, फिर आया 3 9 जा 27, एक ये है तो पॉइंट ही आ गया 29.9। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को हो सकती है, वैसे तो यही होना चाहिए। बाकी एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, सेकंड वाले को भी। 960/30 32 आ गया आंसर 4, है ना क्लियर। अब इसको चेंज करने में लगे रहो, गया आपका क्वेश्चन। ये शायद 4 मार्क्स में ही आया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, या पता नहीं 2 मार्क्स का, देख लेना भाई। लेकिन ये ऐसे होना था सिंपल, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू याद रखो, बार बार मैं बोल रही हूँ ये वैल्यू याद रखो। ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको ऐसे ही करके देखना, सिर्फ आपको ये देखना है, उसने ऐसे ही डरा रखा आपको रेडियंस पर टेस्ला पर सेकंड में वैल्यू देख के। अगर मेगा हर्ट्ज़ में पूछा गया है तो सीधा याद रखो ना भाई, 10.7 इसको अप्रोक्स 10 करके सोल्व कर लो, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन सारे। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, ये और कर लेते हैं। यूजुअली हमने हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, ये लास्ट है। देखो जी फैक्टर बोला है, जी फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि यहाँ पे H1 के लिए जी फैक्टर कितना दिया है, अगर ऐसे होगा G1/G2 इज इक्वल टू V1/V2, ये 1 H के लिए है, H के लिए कितना है 5.6, C13 के लिए कितना है 1.4, प्रोटॉन के लिए कितना दिया है 600, और कार्बन के लिए निकालनी है कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, निकाल लो। कैसे निकालोगे, C13 इधर गया इज इक्वल टू 600/1.4 इंटू 5.6, कितना आ जाएगा, करो इसको। कितना आ जाएगा भाई, 600 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 5.6, कितना आ गया, ये आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई कि हम उसका सॉल्यूशन लेके आए।